से ईस्वी तक राज्य करता रहा। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा गुप्त साम्राज्य का इतिहास, जिसको हमने समझने का प्रयास किया। आगे हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य का पतन किस कारणों से हुआ। तो यहाँ पे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित होने के बाद इसका जो पतन हुआ, उनके मुख्य कारण क्या क्या थे, तो इनका हम कुछ इसके मुख्य कारण का भी पता लगाते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जो कि हमने अभी पीछे देखा भी था। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा फैक्ट था जो इसको पतन के कारण की तरफ लेके गया। ठीक है, और उन्होंने कुछ क्षेत्र पर जो है इनके क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित भी कर लिया था, जो कि हमने पहले पीछे देखा भी है। ठीक है, तो हूणों ने भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अथक प्रयास किए। हूण घुड़सवार में कुशल थे तथा संभवतः धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे, जो कि 485 ईस्वी में आकर हूणों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर अपने अधिकार में कर लिया था। 6ठी सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत ही सीमित हो गया था और मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी थी और संपूर्ण उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ खड़े किए, जो समांतर राजाओं ने भी गुप्त साम्राज्य की ओर भी दुर्लभ बनाता है। ठीक है, तो ये एक काफी महत्वपूर्ण एक फैक्ट है, जो हूणों का जो आक्रमण था और उसमें हूण जो थे वो घुड़सवारी में काफी कुशल थे। ठीक है, और इन्होंने जो है उनके राज्य क्षेत्र पर भी काफी अधिकार कर लिया था। आगे हम देखते हैं गुप्त सम्राटों की ओर से उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासनाध्यक्ष यानी जो गवर्नर होता था ने और समतट अर्थात दक्षिणी पूर्वी बंगाल के उनके सामंतों ने अपने को स्वतंत्र बनाना आरंभ कर दिया था। जो वहाँ के जो गवर्नर थे उनके शासनकाल के, तो वो क्या करते थे, अपने आप को स्वतंत्र एक घोषित कर देते थे, यानी कि अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते थे। ठीक है, तो इसका एक मुख्य कारण ये भी था। आगे हम देखते हैं विदेशी व्यापार के हाथ से गुप्त साम्राज्य की आय निश्चित रूप से कम हुई होगी, जिसके कारण रेशम बुनकरों की एक श्रेणी व्यवसाय संघ जो कि 473 ईस्वी में गुजरात से मालवा चली गई तथा वहां उन बुनकरों ने अन्य पेशे अपना लिए। तो एक इसका मुख्य कारण ये भी था कि उस समय जो है रेशम का जो व्यापार चलता था, तो वो जो है पूरी तरीके से जो वहाँ के जो बुनकर थे वो अन्य पेशे के लिए पलायन कर गए। तो इसका एक मुख्य कारण ये भी था, जिससे बहुत बड़ी एक धनराशि से प्राप्त होती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुप्त सम्राटों का शासन 6ठी सदी के मध्य तक समाप्त की ओर अग्रसर हो चुका था। अब हम प्रशासन की पद्धति को जानते हैं कि प्रशासन की जो पद्धति थी वो किस प्रकार थी, क्या क्या इनके अधिकारी थे। ठीक है, तो उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि उपाधियों को धारण किया। गुप्त शासकों की तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु से की गई है और राजपद वंशानुगत था, परंतु राजसत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा थी। यानी जो इनका राज्य का जो राजा होता था वो क्या था, वंशानुगत होता था, यानी पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। तो इस तरीके से ये सत्ता जो है स्थानांतरित होती थी और उसमें भी एक ज्येष्ठ जो अधिकारी होता था, ज्येष्ठ पुत्र होता था, उसको ही राजा बनाया जाता था। ठीक है, तो अटल प्रथा जो कि अभाव में सीमित थी। ठीक है, तो वही सीधी सी बात है कि भाई जो राजा के कुल में पैदा हो गया और जो बड़ा है उसको ही राजा बनना है। तो ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता थी जो उस काल को काफ़ी मुश्किल के लिए छोड़ के गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा स्थायी सेना रखता था और सामंतों द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उसकी पूरक होती थीं। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, परंतु वाणिज्यिक करों की संख्या कम हो गई थी। तो एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी था जो इनके पतन का कारण बना। राज्य द्वारा उपज के चौथे भाग से लेकर 6ठे भाग तक कर के रूप में लिया जाता था। आगे हम बात करते हैं। मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार निःशुल्क श्रम कराया जाता था, जो बिष्ट कहलाता था।
ठीक है ना। तो इसका भी एक काफ़ी ना कहीं इसका पतन के कारण की ओर जाता है। आगे हम देखते हैं, गुप्त काल में न्याय पद्धति अत्यधिक विकसित थी। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानूनी व्यवहार विधि और दंड विधि स्पष्ट परिभाषित और पृथक्कृत हुई। चोरी और व्यभिचार फौजदारी कानून के अंतर्गत तथा संपत्ति संबंधी विविध विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत के आते थे। राजा राज्य निर्णय ब्राह्मण और पुरोहितों की सहायता से करता था। ठीक है, तो जो राजा हुआ करते थे, तो जो न्याय था वो किन के माध्यम से करते थे? जो ब्राह्मण और पुरोहित थे उनके माध्यम से ये क्या करते थे? न्याय करने का काम करते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी जिसको कुमारा मात्या होते थे, जिन्हें राजा अपने प्रांत में नियुक्त करता था, और गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासक की पद्धति चलाई। शिल्पियों और वणिकों ने अपने अलग अलग संगठन श्रेणियां थी। मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की प्रमुख श्रेणी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में तेलियों की अपनी अलग श्रेणियां थीं। ये श्रेणियां अपने सदस्यों के मामले देखती थीं तथा ये श्रेणी के नियम कानून का परंपरा का उल्लंघन करने वालों को दंड दे सकती थी। गुप्त काल में पुरोहितों व प्रशासकों के क्षेत्र विशेष में ग्राम अनुदान के द्वारा कर ग्रहण और शासन करने की रियायत दी जाती थी, जिसे सामंत तंत्र को बल मिला। ठीक है, तो ये एक मुख्य कारण थे जो इनको पतन की ओर लेके गए। आगे हम देखते हैं, भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ दक्कन में सातवाहनों ने किया तथा गुप्त काल में विशेषकर मध्य प्रदेश में यह सामान्य परिपाटी बन गई। पुरोहितों और अन्य धर्माचार्यों को मुफ्त भूमि दान में दी जाती थी, जिसे ग्राम को दे दिया जाता था। उनमें राजा के अधिकारियों और आमलों को प्रवेश करने का हक नहीं रहता था। यानी कि बड़े पैमाने पर जो पुरोहित थे उनको क्या किया जाता था? गांव या भूमि दान दे दी जाती थी और उस पर पूरा अधिकार उन्हीं का हो जाता था, जिसमें किसी प्रकार का राजा का कोई टैक्स नहीं होता था। तो इससे भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में इनको हानि हुई, और जो कि एक सीधा इनके राज्य कोष पर प्रभाव देखने को मिला। आगे हम देखते हैं, स्वर्ण मुद्रा की बहुतायत से पता चलता है कि ऊंचे अधिकारियों को नगद वेतन देने की परिपाटी चली आ रही थी। यानी कि जो स्वर्ण मुद्राएं थी वेतन के तौर पर इनको नगद दी जाती थी। ठीक है, तो गुप्तकालीन व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों की कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फाहियान के विवरण में मिलती है। वह बताता है कि मगध नगरों में धनवानों से भरा पूरा था तथा धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे एवं उनके लिए दान देते थे। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दीनार कहीं गई हैं। इन पर गुप्त शासकों ने स्पष्ट चित्र, यद्यपि स्वर्णासन में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं हुआ करती थी। आगे हम देखते हैं, गुजरात विजय के बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के निर्मित किए और कुषाणों के विपरीत गुप्तकालीन तांबा के सिक्के बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने वाली कला सीख ली, जिससे भारत के निर्यात व्यापार पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। तो ये एक बहुत काफ़ी इनका जो है हानिकारक एक पतन का कारण ये भी बना कि जो वहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने क्या रेशम का जो पैदा होने का जो एक कला थी वो उन्होंने सीख ली थी, और वो भारत से पूरी तरीके से बंद हो गए थे, वो अपना व्यापार बंद कर दिया था। तो एक बहुत बड़ा एक कारण ये बना था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हानिकारक प्रभाव पड़ा और 6ठी सदी के मध्य तक आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेशों में कमजोर पड़ गई थी, और जिसका सीधा संबंध इनके राजशाही शासन से था, क्योंकि पूरी तरीके से जो व्यापार था वो ठप हो चुका था, किसका? रेशम का। आगे हम बात करते हैं, ब्राह्मण पुरोहितों को भूस्वामी के रूप में उदय किसानों को हितों के विपरीत था। मध्य और पश्चिम भारत के किसानों से बेगार लिया जाने लगा था। यानी
कि एक कर टैक्स लिया जाने लगा था उनसे, ठीक है, कुछ 1% लिया जाने लगा था, तो जिससे किसान रुष्ट भी होने लगे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक गतिविधि की। तो ब्राह्मण जो थे बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलना प्रमाण इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही थी और वर्ण जाति जनहादि उपजातियों में बट गए। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब इन्हें रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया था और साथ ही कुछ गृह संस्कारों यानी घरेलू अनुष्ठानों का अधिकार मिल गया था। यानी जो शूद्र थे उस समय इनको कुछ अधिकार दे दिए गए थे। उससे पहले इनको किसी के सामने आना भी बहुत गुनाह की बात कही जाती थी, ठीक है, यानी कि अछूत माना जाता था इनको। चारों वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचा माना जाता था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 7वीं सदी से इनकी पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल ऊपर के तीनों वर्णों के लिए सेवक, दास और कृषि मजदूरी के रूप में होता था। इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चांडालों की संख्या में। जो चांडाल जिनको कहा जाता था उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। फाहियान ने लिखा है कि चांडाल गांव के बाहर बसते थे और मांस का व्यवसाय करते थे। जब कभी वे नगर में प्रवेश करते तो उच्च वर्ग के लोग उनसे दूर रहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि चांडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। तो इस तरीके की कुरीतियाँ उस समय भी चल रही थी, ठीक है, और अभी भी काफ़ी हद तक देखने को मिलती हैं। गांव देहात क्षेत्रों में अभी भी आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आगे हम देखते हैं गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को रामायण महाभारत पुराणों सुनने का अधिकार प्राप्त हो चुका था और पर्दा प्रथा, सती प्रथा या निर्याग प्रथा का प्रचलन तीव्रता से दृष्टिगोचर होने लगा था। स्त्रियों की स्थिति पहले से दयनीय हो गई थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भी पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे, यहाँ तक कि पत्नी की मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। यानी जब पति मर जाता था तो ये उन्हें लगता था कि पति के साथ ही इनको क्या कर दिया जाए, जला दिया, यानी कि उसको सती कर दिया जाए, ठीक है। तो पति की मृत्यु पर पत्नी का पति की चिता में सती करने का पहला अभिलेख उदाहरण गुप्त काल में मिलता है। स्मृतियों में कहा गया है कि विवाह के समय वधू को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए भूषण, अलंकार, वस्त्र आदि सामान्य सुविधन होते थे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट 6ठी सदी के स्मृतिकार जिसको कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को बेच सकती थी तथा गिरवी रख सकती थी। कात्यायन के अनुसार भूमि में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था और बौद्ध धर्म की अवस्था। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म की अवस्था, जो कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया। यथार्थ में इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के दिनों में था वह गुप्त काल में नहीं रहा था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कुमारगुप्त ने जो है नालंदा महाविहार की स्थापना कराई थी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करते हैं भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास। इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। वैदिक काल में विष्णु गौड़ देवता थे और ईसा पूर्व 2री सदी में आकर वह नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गए और नारायण विष्णु कहलाने लगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे, वह भगवान कहलाते थे और उसके उपासक भी भगवान कहलाते थे, यानी जो उनकी उपासना करते थे उनको भी भगवान कहलाने लगे थे। जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए तब दोनों के उपासक भी धर्म की एक ही छत्र छाया में आकर आ गए। तदुपरांत विष्णु का संबंध पश्चिमी भारत के निवासी कृष्णी कुल के एक पौराणिक महापुरुष से जुड़ गया है जो कृष्ण वासुदेव कहलाता है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व हैं भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अर्थ प्रेममय निष्ठा निवेदन है। अहिंसा अर्थात किसी जीव का वध नहीं करना। यह नया धर्म परम उदारता और सहजता से इसने विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया।
कृष्ण ने भगवत गीता में घोषणा की कि जन्मजात अपवित्र स्त्री, वैश्य और शूद्र भी उसकी शरण में आ सकते हैं। गुप्तकाल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत वैष्णव अधिक प्रभावी हो गए। यानी कि जब ये गुप्त काल में आकर के क्या हुआ, महायान जो बौद्ध धर्म का जो शासनकाल था उससे अधिक जो है क्या हुआ, जो भागवत वैष्णव अधिक प्रभावशाली हो गए और इसमें अवतारवाद का उपदेश दिया था। इतिहास में विष्णु के 10 अवतारों का चक्र को प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पे जो विष्णु के 10 अवतारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है तब तक विष्णु उपयुक्त रूप से अवतार लेकर उसकी रक्षा करते हैं। 6ठी सदी तक आते आते विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ त्रिदेव में होने लगी थी। गुप्त वंश के कुछ राजा शिव के उपासक हुए जो संहार या प्रलय के देवता हैं, लेकिन शिव का उत्कर्ष बाद में हुआ। गुप्त शासक की आरंभिक अवस्था में शिव इतने महत्वपूर्ण नहीं लगे जितने कि विष्णु थे, यानी विष्णु को बहुत ज़्यादा मान्यता इस काल में दी गई थी। आगे हम देखते हैं गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का सामान्य लक्षण हो गया था और गुप्तवंशी राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया। गुप्तकाल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के संपोषक थे। आगे हम बात करते हैं, समुद्रगुप्त को अपने सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सा शासक था जो कि सोने के सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये समुद्रगुप्त है, ठीक है। चंद्रगुप्त का दरबार नवरत्न अर्थात 9 बड़े रत्न जिनमें विद्वानों से अलंकृत था। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की कांस्य मूर्ति जो कि भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में प्राप्त हुई। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर व आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। गुप्त काल लीन अजंता की चित्रकारी बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ कानून है। इन चित्रों में गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाओं का चित्रित किया गया है। तो आगे हम इसी में देखते हैं गुप्त शासक यानी अजंता चित्रकला की रक्षक नहीं थे। चूँकि गुप्त वंश के शासक हिंदू धर्म के संपोषक थे, इसलिए पहली बार हम गुप्त काल में विष्णु, शिव एवं अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमा पाते हैं। वास्तुकला में गुप्त का पिछड़ा हुआ था। कानपुर के भीतर गांव यानी गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ से ईंट के मंदिर उल्लेखनीय हैं। आगे हम देखते हैं, नालंदा का बौद्ध महाविहार 5वीं सदी में बना और उसकी सबसे पहले संरचना जो ईंटों की थी गुप्त काल में बनाई गई थी। साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो मुद्रक का लिखा नाटक जो कि मृक्ष कटिमम या माटी के खिलौना गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम बढ़े थे, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम जो है यानी प्राचीन नाटकों में जिसको सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता था। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्टतम साहित्यिक कृतियों में से एक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा को चित्रित किया गया है, जिसका पुत्र भरत प्रसिद्ध राजा हुआ करता था, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम यानी प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है और भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है। ये भी सभी नाटक सुखांत हैं, इनमें दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलता। निम्न वर्गों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृति भाषा बोलते थे। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके संस्कृति भाषा जो उच्च वर्ग के लोग बोलते थे जबकि निम्न वर्ग के लोग भिन्न भाषाओं का बोलते थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आगे हम देखते हैं। 2 महान गाथा काव्य रामायण और महाभारत ईसा की 4वीं सदी तक पूर्ण हो चुके थे और भगवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। इसमें शिक्षा दी गई है कि
वर्ण और जाति के अनुसार इसका जो कर्तव्य निर्धारित है उसे उसका पालन किसी भी स्थिति में एवं किसी भी प्रतिफल की कामना किए बिना करना चाहिए। इसके अंतिम संकलन का संपादन गुप्त काल में हुआ था। इस काल में बहुत सी स्मृतियां लिखी गई जिनमें सामाजिक और धार्मिक नियम कानून संकलित किए गए। गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृति व्याकरण का विकास हुआ था। अमरकोश का संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा में एक नवरत्न अमरसिंह ने किया था और प्राचीन रीति से संस्कृति पढ़ाने वाले छात्रों को इस शब्दकोश का ज्ञान होना आवश्यक माना जाता था। आगे हम बात करते हैं, इस काल में जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ जो पुरानी सरल संस्कृति साहित्य शैली से भी भिन्न थी। कुछ टीका ग्रंथ भी मिलते हैं। संस्कृति निसंदेह गुप्त शासकों की शासकीय भाषा थी और इस काल में रचित धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बहुत भी रचनाएं पाई गई हैं। गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिसे असम महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। असम ने योगाचार, भूमि शास्त्र और ये प्रकरण आचार्यवाचा, महायान सूत्रालंकार और वज्र छेविका टीका महायान और संपरिग्रह और महायान विधर्म संगीत शास्त्र आदि ग्रंथ लिखे। बमुबंधु ने अभिधर्मकोश नामक ग्रंथ लिखा और जिसमें बुद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और इसी के साथ बुद्ध शोधन में हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ जिसको बुद्ध धिमंगा लिखा, जैन ग्रंथों और आचार्य सिद्धसेन का न्याय अवतार सबसे प्रसिद्ध है। हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त के सम्मान में प्रयाग प्रशस्त, बासल द्वारा मंदसौर के शासक यशोवर्मन के सम्मान में संदसौर प्रसिद्ध है। गुप्त काल में अनेक स्मृतियाँ एवं सूत्रों पर राज्य लिखे गए, भाष्य लिखे गए और उनकी पुराणों तथा रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। नारद, कात्यायन, जिसको पराशर, बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना हुई है। अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो गणित के क्षेत्र में गुप्त काल का महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिसमें ग्रंथ आर्यभट्टियम, जो कि इनकी रचयिता आर्यभट्ट जो कि पाटलिपुत्र के निवासी थे। गणित के क्षेत्र में गुप्त काल का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और आर्यभट्ट को जग का सबसे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ माना गया है। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में यह प्रमाणित किया था कि पुष्य है जो अपनी श्री के बागे और बीचमा करती है तथा इसी के कारण पाप लगता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और इसके बाद आता है बारहमिरी ने ज्योतिषी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने सिद्ध धातिका और बृहद संहिता और बृहद जातक व लघु जातक की रचना की। ठीक है, इसके बाद पंचसिद्ध दंतिका में ज्योतिष विज्ञान की महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। फलित ज्योतिष या कल्याण वर्णम मर्ण ने सारावली की रचना की और नागार्जुन सावधानु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे। उन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया तथा बताया कि सोना, चांदी व खनिज पदार्थों को रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा हो सकती है। पारा का आविष्कार इसी समय हुआ। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। शल्य चिकित्सा शास्त्र के आदि प्रवर्तक सुश्रुत और नागार्जुन इन्हीं के परंपरा के विद्वान हुए हैं।
इसके बाद हम देखते हैं इलाहाबाद ज़िले में मिले 448 ईस्वी के एक गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दशमिक पद्धति का ज्ञान था। इसी समय खगोल शास्त्र में रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की गई थी। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्तकाल को शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है और गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना कौशल लौह और कांस्य कृतियों में दिखाया। धातु के विषय में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी। तो ये सारी चीज़ें उस समय विकसित हो चुकी थी। तो ये इम्पोर्टेंट सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि हमें गुप्त साम्राज्य से देखने को मिली हैं। और इसके बाद हम देखेंगे जो दिल्ली महरौली में स्थित है, इसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी में हुआ, तब से हुआ था, जो कि 1600 वर्षों के पश्चात भी इसे जंग यानी रस्ट स्पर्श नहीं कर पाया। तो ये इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट थे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे विराम करता हूँ। आशा करते हैं कि इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन इसमें जानकारी भरपूर मिली है, जो कि आप गुप्त साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा कि किस तरीके से गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसका क्या पतन का कारण रहा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।